नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। आबादी के मामले में भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया में अव्वल हो गया है। लेकिन सवाल है कि क्या सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होना गर्व की बात या तनाव को बढ़ाने वाली है। हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य केवल बढ़ती आबादी पर चर्चा करना नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लैंगिक समानता और मानव विकास जैसे मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष भी दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि बढ़ती आबादी को चुनौती माना जाए या मानव पूंजी में बदलकर विकास की ताकत बनाया जाए। भारत 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया था। दुनिया का लगभग हर छठा व्यक्ति भारतीय है। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में भी शामिल है। करोड़ों युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और महत्वाकांक्षा भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने का दम रखती है। यही युवा स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, सेना से लेकर विज्ञान और खेल तक देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर भी उतनी ही गंभीर है। बेरोजगारी, कौशल की कमी, पलायन, नशे की बढ़ती समस्या और डिजिटल युग की नई चुनौतियां इस युवा शक्ति के सामने बड़ी बाधाएं बनकर खड़ी हैं। माना जा सकता है बढ़ती आबादी दोनों है, ताकत भी है और चुनौती भी है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका प्रबंधन कैसे करते हैं। युवाओं की बड़ी संख्या एक जनसांख्यिकीय लाभांश है, लेकिन बिना अच्छी शिक्षा और नौकरियों के ये बोझ बन सकती है। और यदि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल और रोजगार मिले तो यही आबादी आर्थिक विकास की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत की युवा आबादी देश की सबसे बड़ी ताकत बनेगी या सबसे बड़ी चुनौती। क्या हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा लाभ उठा पाएंगे या यही अवसर भविष्य की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा। देखिए, सवाल भी है और सवाल बड़ा और गंभीर भी है। ये बिल्कुल सही बात है कि जनसंख्या दिवस है। जनसंख्या को लेकर कई बार बहुत सारी चर्चाओं में ये बात आती है और आज मुख्य रूप से एक बहुत बड़ा सवाल भी है कि वाकई में बढ़ती जनसंख्या है जो भविष्य की क्या वाकई बड़ी परीक्षा है और बढ़ती जो आबादी है वो वाकई में किस तरीके से आने वाले समय में होगी। जरूरत है हमारे लिए बढ़ती आबादी जो है वो कैसे ताकत है या फिर चुनौती है। हम चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे विवेक श्रीवास्तव। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर पवन डोंगरे। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सोशल वर्कर हैं मीरा सिंह। मीरा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक जी आपसे ही करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी। विवेक जी, क्योंकि जनसंख्या दिवस और देश में बढ़ती आबादी, ताकत या चुनौती, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए राखी जी, बढ़ती जनसंख्या ताकत भी है और चुनौती भी है। हम्म। अगर क्योंकि शिक्षा का जो सब्जेक्ट है वो राज्य सरकारों के अधीन है। अगर अपनी अपनी राज्य सरकारों ने अपने अपने युवाओं को ठीक से शिक्षा नहीं उपलब्ध कराई, ठीक से प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं कराए, तो यही आबादी उन स्टेटों के लिए, कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती बन जाएगी और ये पूरे भारत को प्रभावित करेगी। और अगर अपनी अपने स्टेटों में उनकी उचित शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध रहा, तो यही जनसंख्या उनकी ताकत भी होगी, वो पूरे भारत को ताकत देगी। दोनों स्थितियां हैं इसमें। जिस तरीके से ये तय है कि आने वाले समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश होने जा रहा है जनसंख्या की दृष्टि से। अब घोषित रूप से कहीं हो भी चुका हो तो मैं कोई कह नहीं सकता इस पे कि आज भी, आज अगर जनगणना के आंकड़े लिए जाएं अघोषित रूप से, तो ये चाइना को पछाड़ चुका होगा। तो इस युवा पीढ़ी को अगर उचित शिक्षा और उचित प्रशिक्षण प्रबंधन के साथ मिल जाए तो ये देश की ताकत है और पूरे दुनिया में ये ताकत दिख जाएगी। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे राज्य सरकारों की है कि किस तरह से वो इनकी शिक्षा का, प्रशिक्षण का और इनका प्रबंधन करते हैं। जिस तरीके से अब राज्य सरकारें इस पे चेत रही हैं, इस पे काम हो रहा है, मुझको लगता है कि अच्छे तरीके से इनकी शिक्षा पे ध्यान भी दिया जा रहा है, प्रबंधन भी हो रहा है। और खासकर जहां तक मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश में आज हमारे यहाँ छात्रों के लिए जो भी वो पढ़ना चाहते हैं हर ऑप्शन है। नहीं, एक समय था कि जब वो चाहते थे तो वो चीजें मौजूद नहीं रहती थी, तो ये चीजें हैं। अब इसके बाद जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सबको दिखाई दे रहा है।
लेकिन पूर्व में कुछ ऐसी भी सरकारें राखी या आई जिन्होंने इन छात्रों को भीड़ तंत्र में तब्दील किया, सेल्फ सेंटर लागू किया, सपुस्तकीय प्रणाली लागू की। उसके परिणाम है कि लोग डिग्री तो पा गए लेकिन दिखाई नहीं दी। तो शिक्षा वो है जो व्यक्ति के जीवन में दिखे। ऐसी अगर गुणवत्तापरक शिक्षा से इनको सिंचित किया जाएगा तो निसंदेह ये भारत के भविष्य के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध होंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से वापस आऊंगी। पवन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? क्या राखी जी, क्लियर आवाज आ रही है राखी जी आपकी? हाँ पवन जी, क्योंकि जनसंख्या दिवस है, क्या मानते हैं आप, ये वाकई जी बढ़ती जनसंख्या या बढ़ती आबादी जो है वो हमारे लिए ताकत है या चुनौती है? भाई जी भारतीय जनता पार्टी इसे ताकत भी मानती है, उसके पॉइंट्स अलग हैं। चुनौती किस तरह से मानती है, उन्होंने भी इस बात को रखा। सवाल इस बात का है कि देखिए, जी बढ़ती आबादी है और मुझे लगता है जितनी आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से यदि फैसिलिटीज मिल रही हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके हर पहलू पर काम करना ये छोटी सी बात नहीं है। हर एक व्यक्ति को आप सेटिस्फाई करें या हर एक व्यक्ति को सामान्य रूप से चीजें मिलें, ये बहुत बड़ी चुनौती है और ये अमूमन हमेशा संभव नहीं होता। तो कैसे आप इसको देखते हैं? ये सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती इसके लिए है कि देखिए, ताकत आप लोगों की जो बाहर से चीजें मंगाना करना, ये सब चीजों के लिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं। लोगों को, उनको राशन पहुंचाना, उनको धान्य पहुंचाना, क्योंकि फसल ये कभी भी फैक्ट्री में नहीं उगाई जा सकती। और इतनी बड़ी जनसंख्या की भूख संभालना, इन लोगों के सारे नीड संभालना, इसके लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी और ताकत की जरूरत पड़ती है। क्योंकि देखिए, देश की बाउंड्री फिक्स है लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो लोगों का जो पर्टिकुलरली उनकी उनको जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा एक इशू आएगा, क्योंकि जैसी जैसी जनसंख्या बढ़ेगी लोगों का डिमांड बढ़ेगा। लेकिन क्या हम उतनी सप्लाई कर पाएंगे? एजुकेशन का क्षेत्र हो, स्कूल्स कॉलेजेस हो, चाहे आप ये लगा लीजिए कि उनको एजुकेशन की जो फैसिलिटी हम देते हैं उतने कॉलेजेस रहना, और सबसे बड़ी बात उतने जॉब्स रहना, ये सारी चीजों का बहुत बड़ी चुनौती नेशन के सामने आती है अगर जनसंख्या बढ़ती है। तो हमने देखा है कि जैसे चाइना के बारे में हम सोचते थे, बाकी सब चीजों देशों के बारे में देखते थे, तो उन लोगों के पास में पॉपुलेशन के हिसाब से उनके पास में लोगों को देने के लिए रोजगार भी है। अनफॉर्चुनेटली भारत में रोजगार ये बहुत बड़ा मसला है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और जितनी जनसंख्या बढ़ेगी, आने वाले 17-18 साल में ये बच्चे जब मैच्योर्ड होंगे, जॉब के लिए ये सक्षम होंगे, उस समय 18 साल के बाद में क्या स्थिति रहेगी, ये सब चीजों का नियोजन, प्लानिंग हमको पहले से करना पड़ेगा। तो कोई भी नहीं है, कोई भी सरकार इसके तरफ दुर्लक्ष बोलकर देख नहीं सकती है। सरकारों को इसको चुनौती बोल के लेना पड़ेगा और इसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आने वाले डेज में हम डिमांड और सप्लाई इसको पूरी तरीके से मैच कर सके। एक एडवांटेज इसका ये होता है कि जितनी ज्यादा बड़ी लोक संख्या है उतने ही देश में परचेसिंग पावर बढ़ती है। तो जो विदेशों के अंदर वी बिकम द सॉफ्टेस्ट एंड द मोस्ट हॉटेस्ट केक, कि यहाँ पर तो लोगों को संख्या के हिसाब से यहाँ पे उसका परचेसिंग की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। तो दोनों भी चीजों की तरफ से हम देखते हैं, मगर हम लोग इसको चुनौती के रूप में ज्यादा देखते हैं। ठीक है पवन जी, चलिए जल्दी से वापस आऊंगी। मीरा जी, मुझे सुन पा रही हैं? जी जी सुन पा रही हूँ, नमस्कार। मैम, दो सवाल हैं। एक तो पहला ये कि बढ़ती आबादी ताकत या चुनौती, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? आपके नजरिए से ताकत है या चुनौती है? दूसरा मुख्य रूप से सवाल है कि यदि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास का आधार के नजरिए से यदि समझने की कोशिश करें तो क्या स्किल डेवलपमेंट की जो रफ्तार है वो पर्याप्त है? ये बहुत, दोनों ही पॉइंट को मैं जोड़कर बात कर रही हूँ। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि बढ़ती जनता या जो हमारी जो जनसंख्या है वो चुनौती भी है और एक हम लोगों के लिए वरदान भी है। मैं उसके अगला प्रश्न है उसका उत्तर देना चाहूंगी कि हमें अभी अपनी जनसंख्या के हिसाब से स्वास्थ्य और शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, जिसके ऊपर अभी हम लोग पूर्णतः बिल्कुल केंद्रित नहीं है। चाहे वो राज्य सरकारें हो या हमारी राष्ट्र, कोई भी किसी भी प्रकार की, मैं कि राजनीति में नहीं जाना चाहती कि ये पार्टी ऐसा कर रही है वो पार्टी ऐसा कर रही है, उससे अलग हटके हमारे यहाँ शिक्षा बहुत बहुत खराब स्तर की है।
आप एक मैंने अभी कल परसों में एक छोटे से बच्चे होगा कोई बच्ची थी जिससे मेरी मुलाकात हुई, 12-13 वर्ष की थी और वो 4th या 5th पास कर चुकी थी। 5th में गई थी, 4th पास कर चुकी थी और वो अपना नाम हिंदी में, इंग्लिश तो एक तरफ करिए, और कहती थी मैडम मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हूँ। तो इस इन सब मुद्दों पे हमें बहुत केंद्रित करना पड़ेगा। यह जो ये जनसंख्या है, बिल्कुल किसी देश की पूंजी होती है। उस पूंजी को संभालना हमारी पीढ़ी का कार्य है और ये विशेष करके आपने दोनों पार्टी के को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों को चुना है, तो उनके हाथ में बहुत कुछ है, वो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी मैं कुछ दिन पूर्व हॉलैंड में गई थी, तो वहां पर इतने अच्छे स्कूल्स थे, सरकारी स्कूल, ये नहीं कि प्राइवेट या पब्लिक, वहां बच्चे के समुचित विकास के लिए ध्यान दिया जाता था। और ये नहीं है कि उनको पूरा बीए एमए कराना है। एक तो हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि हमने शिक्षा को इतना अलग मोड़ दे दिया है। हर कोई ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, आईआईटी से, आईआईटी के बच्चे तो खैर फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर्स, वो अपनी डिग्री के हिसाब से उनमें योग्यता नहीं है, तो उनको आगे रोजगार मिलने में समस्या आती है। रोजगार की समस्या हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसको हमें समझना होगा। कल को एआई आ रहा है, उसमें आपकी भी जरूरत नहीं है, आप बिना मेरी भी जरूरत नहीं है। आप आराम से एक एआई जो है ये इस तरह की वार्ता को प्रसारित कर रहा है और बहुत तेजी से वो कार्य हो रहा है। तो हमें इन सब मुद्दों पे ध्यान देना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को उस टेक्नोलॉजी को सिखाना है और उसके लिए पहले सबसे ज्यादा जरूरी है उनका संपूर्ण मानसिक विकास। कम से कम 12th की एजुकेशन, 12th तक, 12वीं तक एक बेसिक एजुकेशन बहुत अच्छी होना चाहिए। मैं बिल्कुल नम्र निवेदन करूंगी कि इसमें हम पार्टी से अलग उठ के अपने देश को देखें और 12वीं तक के एजुकेशन पे हम लोग पूरे बहुत पूर्णतः ध्यान दें और फिर उसके बाद जिसमें जैसी जैसी योग्यता है उसके अनुरूप उसको आगे की शिक्षा देने का प्रयास करें। जर्मनी में हम लोगों ने देखा, जैसे वो 12वीं तक देख लेते हैं बच्चों को कि हाँ ठीक है ये इसका है, मान लीजिए वो अच्छा प्लम्बर बनने की उसकी योग्यता है तो उसको उसी की शिक्षा देंगे। और आप विश्वास करिए, उस वहां पे इतने महंगे प्लम्बर से आपने एक बार अगर अपने घर में बुलाया तो आपको 2000 या 3000 का बिल तो बिल्कुल घर बुलाने का देना पड़ेगा। और काम वाम इतना ज्यादा रिस्पेक्ट है। आपको घर में एसी इंस्टॉल कराना है तो जितना एसी की कीमत है, मान लीजिए एसी की कीमत 6000 है तो 5000 आपको इंस्टॉल जो करने वाला व्यक्ति है उसको देना पड़ेगा। पर एक चीज है, वो लोग कार्य करने में बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। हमारे यहाँ अगर हम किसी को बुलाएंगे तो वो एक स्विच आधा छोड़ जाएगा, एक स्क्रू गिरा के जाएगा। तो हम लोगों को इन सब मुद्दों पे, बहुत प्रैक्टिकल टेक्निकल मुद्दों पे ध्यान देना पड़ेगा। हमें कोई बीई बच्चे नहीं चाहिए जिस भी क्षेत्र में जाए। और दूसरा, श्रम की इज्जत करना। कल को ये कुछ फील्ड है जिसमें हम श्रम की इज्जत, आप कारपेंट्री है, बिजली का काम है, ये सब है, इसी को इन नौकरियों को एआई नहीं खा पाएगा। और हमारे पास इस वक्त बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास। अपनी जो ये युवा पीढ़ी है उनको इस तरफ अगर हम ट्रेन करें, उनकी अप स्किल्ड, उनको स्किल्ड, उनकी को बहुत जितना हो सके उनका उसका विकास करें, तो मेरे को लगता है सबसे बड़ी चुनौती जो आज हमको जनसंख्या चुनौती लगती है, नो डाउट हम देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इतनी जनसंख्या का पेट भरना, उनकी आवश्यकताएं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना किसी भी पार्टी के लिए असंभव है। कहीं पर भी कुछ हो जाता है तो हमारे मीडिया बहुत शोर मचाते हैं। तो उस सब से अगर आपको बचना है तो इन एजुकेशन और स्वास्थ्य पे बिल्कुल मूलभूत ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है विवेक जी, चाहे शिक्षा की बात हो जैसे मैम ने कहा या स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार तो है ही सबसे बड़ी चीज़। नौकरियां तो देनी ही है, लोग काम नहीं करेंगे, उनके पास रोजगार नहीं होगा तो वो तो बहुत पैनिक करता है और फिर बहुत सारी चीज़ें बिगड़ती हैं। लेकिन ये बात सच है, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर तो सरकार, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, बहुत सारी योजनाएं होती हैं, बहुत सारा उनका बजट होता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे कराना है एक पूरी टीम काम करती है। तो यदि इस सुझाव के तौर पर ही लें और लग रहा है कि प्रॉपर चीजें ठीक नहीं हैं, तो मुझे लगता है सरकार इस बढ़ती जनसंख्या को एक चुनौती मानते हुए इन दोनों क्षेत्रों में बेहतर तरीके से और काम कर सकती है। नहीं, बिल्कुल राकेश जी कर सकती है और सरकार कर भी रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब सब्जेक्ट स्टेट से जुड़े हुए हैं। स्टेट गवर्नमेंट हमारी इस पे अच्छा काम कर रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल करके प्रशिक्षित डॉक्टरों को ट्रेन करने का जिस तरह से काम चल रहा है,
अगले 5-6 साल में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या और डॉक्टर का अनुपात सुधरेगा और उसके आने वाले कुछ सालों में यूपी मेडिकल हब बनेगा। उस रास्ते पर उत्तर प्रदेश चल रहा है। इसी तरह तमाम उद्योग धंधों के मामले में जैसे डिफेंस कॉरिडोर और तमाम ऐसे योजनाएं जो उत्तर प्रदेश में आ रही हैं और उसमें कुछ फैक्ट्रियां चालू भी हैं, तो इसमें लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो जरूरत हमें प्रशिक्षित और ट्रेंड लोगों की जरूरत है और उस दिशा में सरकारें काम भी कर रही है। जैसे यूपी में ITI ने टाटा के साथ अनुबंध किया है कि इस तरह की फैक्ट्रियों को किस तरह के स्किल मैन चाहिए, उस तरह का प्रशिक्षण ITI में दिया जाए। तो ऐसे इंस्टीट्यूशनों को सीधे जो हम इंडस्ट्री से कनेक्ट कर रहे हैं उसका भी लाभ मिल रहा है। तो ये इसे ताकत के रूप में लेना है, नहीं तो फिर तो ये इस तरीके से अगर ट्रेंड नहीं होंगे, प्रशिक्षित नहीं होंगे, तो फिर तो ये देश के लिए बाधा बन जाएंगे। तो कहीं कहीं लाइन आने की समस्या उत्पन्न होगी। और बाकी जब हम किसी देश से तुलना करते राखी जी, तो उस देश का जो क्षेत्रफल है वो हमारे देश से ज्यादा है, चाहे वो चाइना का हो चाहे अन्य भी किसी का। आज भी अगर जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखें तो हम दुनिया के सबसे नंबर 1 पे हैं। जितनी आबादी हमारे इस क्षेत्रफल में निवास करती है उतनी किसी देश में नहीं निवास करती है। तो इसलिए हमको इसको लेकर के हमेशा से सजग रहना होगा और इस पे काम करना होगा और सरकारें कर भी रही है। मैं किसी सरकार को इस समय क्रिटिसाइज नहीं करता, सब इस पे गंभीरता से काम कर रही है। ठीक है। पवन जी, मुझे ऐसा लगता है, देखिए आज की जो चर्चा है ये बात बिल्कुल सही है। हम यदि ताकत के रूप में भी आंकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि हम चुनौती के रूप में भी देख रहे हैं तो जाहिर तौर पे बहुत सारी कमियों पे भी बात होगी। तो सिर्फ हम आरोप प्रत्यारोप से इतर यदि इन सब सुझावों पर काम करने की कोशिश करें या सरकार करें, जैसे विवेक जी ने भी कहा या मैम जिस तरीके से कह रही थी सोशल वर्कर है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की आप सबसे पहले चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है जो लोगों के बीच है, जैसे वो सोशल वर्कर हैं और उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए, मुझे लगता है लोगों के बीच जाके पता चलता है। और ये बात सच है, देखिए शिक्षा के मामले में तो हम भी कह सकते हैं आज प्रेजेंट में देखिए कहीं है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो ग्राफ बहुत डाउन है। तो इन सारी चीज़ों के लिए किस तरीके से काम करें, और ये भूमिका सिर्फ सरकार की नहीं विपक्ष की भी होनी चाहिए। राखी जी देखिए, यहाँ बात विपक्ष या पक्ष की नहीं है, यहाँ देश की बात है। और जहां देश की बात आती है वहां किसी का कोई स्वार्थ नहीं होता है। हमारे लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये भारत का विषय है। और देखिए भारत के अंदर जब लोक संख्या बढ़ रही है, ये कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि भारत के मैक्सिमम लोग ये कृषि प्रधान देश में है और यहाँ पर फार्मिंग की अपनी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। और देखिए कृषि जो फार्मेसी है, जिसको अपन बोल सकते हैं कृषि यूनिवर्सिटीज है, उसका भी तो हम स्किल कर सकते हैं। हम बहुत सारे क्षेत्रों में अपने बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन इसकी दायित्व और इसकी जिम्मेदारी किस पे है? इसकी दायित्व और इसका जिम्मेदारी केंद्र सरकार पे होगी। क्योंकि अगर समझो लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या का नियोजन क्या है, ये नियोजन करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। विपक्ष तो अपना काम करेगा, विपक्ष को जहां विरोध करना है विपक्ष विरोध करेगा, मगर लोगों को फैसिलिटी देने का काम ये केंद्र सरकार की तरफ से रहता है। नो डाउट उसके अंदर विपक्ष अपने तरफ से भी मदद करेगा, विपक्ष उनको साथ देगा, लेकिन स्किल देने का काम किसका है? आज सरकार किसके हाथ में है? गवर्नमेंट किसकी भी होगी, उस व्यक्ति का दायित्व होगा, उस पार्टी का दायित्व होगा कि वो अपने देश के नौजवानों को अपने देश में, देखिए स्वास्थ्य का मसला होगा, आप बोलिए भोजन का मसला होगा, कृषि का अन्नदान का मसला होगा, नौकरियों का मसला होगा। आप सोचिए कितनी तरीके से हर कपड़ा, हर चीज में, यानी रोटी, कपड़ा, मकान, हर चीज की पड़ने वाली है, हर चीज की बोल रहा हूं मैं आपको। तो ये सारी चीजों का दायित्व सरकार को अपने तरफ से एक नियोजनबद्ध काम करना पड़ेगा। बच्चों को एजुकेशन अगर देना है तो उतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, उतने टीचर्स उपलब्ध करने पड़ेंगे, उतने स्कूल कॉलेजेस उपलब्ध करने पड़ेंगे, जिससे जैसे अभी आदरणीय हमारी जो मैडम थी उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि लोगों को स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि एआई का भी दौर आ रहा है। तो स्किल डेवलपमेंट में ऐसे कई यूनिवर्सिटीज, ऐसे कई कॉलेजेस हमको बनाने पड़ेंगे जो बच्चों को स्किलफुल बनाए, जो युवाओं को, युवतियों को, इनको स्किलफुल बनाए। और ये सारी चीजों का उत्तरदायित्व हमारी भारत सरकार पे होगा। तो इसमें किसी को दोष देने की बात नहीं है, जनसंख्या बढ़ रही है तो बढ़ रही है,
हमारा कंट्रोल लाने का काम उसके ऊपर है। हम्म। अगर जनसंख्या के ऊपर हम कंट्रोल करते हैं, उसको कंट्रोल में लाते हैं, तो ये बात अलग है। लेकिन अगर हम भारत एक नंबर पे अगर जा ही रहा है, तो उस समय हम क्या करेंगे? हमारे पास में प्लान ठीक है पवन जी। हाँ कि उन्होंने पूरी ताकत के ठीक है। पवन जी ठीक है, ऑडियो ब्रेक हो रहा था आपका, इसलिए मैंने इंटरप्ट किया। कुछ कहना चाह रहे विवेक जी, बोलिए। देखिए राखी जी, पवन जी तो घूम फिर करके आ जाते हैं केंद्र सरकार के पास। बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो संविधान के तहत राज्य का सब्जेक्ट है। कृषि राज्य में आती है, शिक्षा राज्य में आती है, स्वास्थ्य राज्य में है, और सारे तंत्र पे राज्य सरकारें हैं। भारत सरकार इसमें मदद तो कर सकती है आर्थिक रूप में, लेकिन सिस्टम जो है वो राज्य सरकारों के हाथ में है। तो इसमें राज्य सरकारों को चुनौतीपूर्ण तरीके से अपने लक्ष्यों को अंजाम देना होगा, और बहुत सी राज्य सरकारें इस पर अच्छा काम कर रही है। खासकर उत्तर प्रदेश में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे इंडस्ट्री डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, उस पर काम हो रहा है। तो इसके परिणाम भी दिख रहे हैं। इसी तरह का रास्ता अन्य राज्य सरकारों को भी अडॉप्ट करना होगा। भारत सरकार आर्थिक मदद दे सकती है, लेकिन जो सिस्टम है, वो तंत्र, वो राज्य सरकारों के पास है। सीधे भारत सरकार किसी को कुछ नहीं दे सकती। सारा तंत्र तो राज्य सरकारों के पास है। ठीक है ऐसे में विवेक जी, राज्य लेकिन एक सरकारों बात को है टीम रूप में भारत विवेक जी, लेकिन एक बात है, ज्यादातर राज्यों में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, और जब डबल हमने इंजन की कहा सरकार क्यों होती है तो कर रहा डबल हूँ, एक ताकत भी मिलती है। तो वहां मिल रही ताकत, वहां मिल रही है, वहां ताकत दिख भी रही है। मैं कहा से इनकार कर रहा हूँ, वहां परिवर्तन साफ दिख रहा है। आज उत्तर प्रदेश में देख लीजिए आप, संडीला में बबलिंग एक्सकार्ट की फैक्ट्री चल रही है, अमेठी में AK-47 बन रही है, लखनऊ में ब्रह्मोस बन रही है, ठीक है। अशोक लीलैंड की फैक्ट्री हम उसी में चल रही है। तो ये चीजें हैं, काम हो रहा है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। वहां से जब MBBS डॉक्टर प्रशिक्षित होकर निकलेंगे, वो फिर विशेषज्ञ बनेंगे 2-3 सालों में अगले। तो ये जो डॉक्टर ही सेवाएं कहाँ देंगे? इससे प्रदेश का जो चिकित्सा का दृश्य है वो बदलेगा। चिकित्सा क्षेत्र का ठीक आने है, वाले सालों में उत्तर धरातल पर प्रदेश मेडिकल हब इम्प्लीमेंटेशन बनेगा, बेहद देश में जरूरी दुनिया होता के लोग है। आएंगे। ठीक है विवेक जी। मीरा जी, जी क्योंकि समय की सीमा है, मीरा जी कुछ जल्दी से कहना चाहती हैं, अपनी बात रखें। जी बस मैं एक बात कहना चाहूंगी, हम लोग अपने युवाओं को क्या दे रहे हैं, कैसे देश का उनको भविष्य दिखा रहे हैं। आप देख लीजिए नीट की परीक्षा कैसे हुई, कितना कुंठित था वो युवा। और इस तरह की, मैं किसी प्रदेश किसी सरकार के ऊपर बिल्कुल बात नहीं कर रही, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। कितने वो लोग उनकी कुंठाओं के ऊपर भी तो हम सरकारों का कार्य है उसको देखें। एक बार परीक्षा हुई, कैंसिल हुई, और ये नहीं है वो कितने सालों से ऐसे हो रहा था। ये एक साल नहीं है, इस साल शायद असंतोष बहुत ज्यादा था, इतने ज्यादा पेपर लीक हुए। तो इन सब चीजों को भी तो हमें दूर करना पड़ेगा अगर हम एक समुचित विश्व विश्व गुरु बनना चाहते हैं। तो उसके लिए इन सब के ऊपर भी तो कार्य करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती कि उस सरकार में ऐसा हुआ, इस सरकार में ऐसा हुआ, मैं तो जो एट प्रेजेंट स्थिति है उसको बता रही हूँ। आप चाहे किसी भी जाइए, कहीं भी एडमिशन लेने युवा जाए, इतना कुंठित होता है उनसे जब आप बात करिए। और उसकी कुंठा अभी पता नहीं किस रूप से आगे आएगी, वो तो समय बताएगा। तो ठीक इसमें है। मैं और ज्यादा कुछ कह नहीं सकती। आप ये लोग मेरे से ज्यादा अनुभवी और इनके पास कार्य को पूरा करने की भी ताकत है, तो आई थिंक सो इस मुद्दे पे भी ये लोग जरूर देखेंगे। ठीक है, हाँ विवेक जी जल्दी से बोलिए प्लीज, समय हो गया। हाँ देखिए, मैं मीरा जी की उस बात का जवाब दे दूं। देखिए, नीट का पेपर जो NTA में जो दिक्कतें आई वो सबको मालूम है, लेकिन NTA के गठन से पहले भी जब ये परीक्षा मीरा जी राज्य सरकारों के पास थी, तब भी इसमें इस तरह की बड़े पैमाने धांधलियां होती थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे NTA का गठन हुआ था। और जब NTA में दिक्कतें आई तो भारत सरकार ने उसको चुनौतीपूर्ण तरीके से लिया, वायुसेना की मदद तक ली, और परीक्षा पूरी तरह शुचिता के साथ संपन्न हुई। और जहां तक भारत सरकार का सवाल, उसी ने इस नियम को लाया कि जो इस तरह के पेपर आउट कराएगा या इसमें साल में होगा, उसको 10 साल की कैद बामशक्कत 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना सरकार ने संसद में नियम बना के किया। इसके पहले ये सब चीजें नहीं थी। इस संगठित गिरोहों को की कमर तोड़ने पे हमारी राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी
संयुक्त रूप से विवेक जी काम कर रही ठीक है, देखिए सबका अपना मत है, अपनी पार्टी अपनी सरकार के लिए बात करने का, लेकिन इस नीट के बाद महाराष्ट्र में जब इतनी चीजें हुई ना, महाराष्ट्र में टेट का पेपर लीक हो गया था, तो हम ये सोचें कि हम एक तरफ अच्छी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कोई और फिर पेपर लीक हो जाता है। अब फ्यूचर में जब ऐसा नहीं होगा तब हमें लगेगा कि हाँ कुछ कोई कठोर इस पर संज्ञान लिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। खैर समय की सीमा है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय की सीमा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए बढ़ती आबादी है, ताकत या चुनौती, दोनों ही तरह से इसको एक्सेप्ट किया है और सभी लोगों का मानना है कि ये एक तरह से ताकत भी है और चुनौती तो है ही। रही बात एक जो इस चर्चा के माध्यम से दो सब्जेक्ट पर बात करना जरूरी है, चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो। रोजगार तो सबसे बड़ा फैक्टर है। यदि बेरोजगार युवा रहेंगे तो वो बहुत पैनिक होंगे, मेंटली डिस्टर्ब्ड होंगे, चीजें खराब होंगी, ये हमेशा होता है। तो नौकरी नौकरी होती है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब आबादी बढ़ेगी तो एजुकेशन भी उस लेवल की देना होगा आपको हेल्थ के नजरिए से भी उन सारी चीजों पर काम करना होगा, तब तो अच्छी बात है। नहीं तो फिर जब ग्राफ गिरेगा, दुनिया भर की और चीजें आएंगी, तो कहां फिर भारत होगा? इस पर सोचने वाली बात है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।